नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बहुत कुछ घट रहा है। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, और अगर नहीं भी बैठता है, ऐसे ही पोजीशन रहती है जैसी इस समय चल रही है, तो जो कुछ अभी ये घटा है, लाल किले से बस कुछ कदम की दूरी पर, इसके बाद कम से कम भारत और भारत सरकार तो शांत बैठने वाली नहीं है। तो दोनों तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी। तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को सीधे आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आदि जी, पहले पश्चिमी पाकिस्तान पे बात करें या पूर्वी पाकिस्तान पर, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में भी इस समय लोग सड़कों पर उतर गए हैं, जी, वायलेंस भी हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि शेख हसीना को सजा सुनाए जाने की तारीख वैसे तो 13 तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी वो टल रहा है शायद। तो लोग सड़कों पर हैं, और पहली बार ऐसा नज़ारा वहाँ देखने को मिल रहा है। ये चलेगा, दबा दिया जाएगा, क्या होगा? और अगर शेख हसीना को ये लोग सजा सुना देते हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी? इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि चिकन नेक को लेकर के, भारत के एक्शन को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही थी। पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में बता चुके कि वहाँ सेना 2 भागों में बटी हुई है। जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं, वो थोड़े से भारत के प्रति उदार हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो हमारे सामने है, बांग्लादेश के हवाले से, किस तरह इसको देख रहे हैं आप? सर बांग्लादेश को क्लियर वार्निंग दी गई थी थोड़े टाइम पहले हमारे जो जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस है वहाँ पर होके आए थे, तो पब्लिक में आया था। उनको बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई थी, यार ये बंद करो तुम अपना ड्रामा, नहीं तो पिटाई होगी भी। और वो पिटाई देखिए सर, हर कोई सोचता है पिटाई का मतलब कि भाई ब्रह्मोस उड़ेगी और ये होगा, वो सब नहीं होता। देखिए पिटाई का मतलब बहुत अलग-अलग तरह से हो सकता है। इस बारी जो पिटाई होगी सर, ये 4 पैराडाइम्स के अंदर होगी। DIME, डिप्लोमैटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, ये 4 पैराडाइम्स पे पिटाई होगी इनकी। डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया, इनको बड़ा क्लियरली थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि भैया तुम सीधे हो जाओ। मिलिट्री एक्शन का तो सर देखिए ऐसा है, बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्शन तो कभी भी हो सकता है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर 3 गैरिसन्स लगे हैं नए, मेजर एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं। और ये जो मेजर एक्सरसाइज़ेज़ ऐसे चलती हैं, दे आर वो एक पर्पज़ के लिए चलती हैं, जहाँ पर दूसरी जो अपोजिंग आर्मी होती है, उसको पता चलता है कि भैया ये हमारे लिए की जा रही है। तो जो आपकी पोज़ीशनिंग है वो उसमें कोई कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, आपने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन वहाँ पर ले रखी है। 3 गैरिसन्स, 2 गैरिसन वेस्टर्न जगह पे लगे हुए हैं, 1 गैरिसन ईस्टर्न चाँद, कुशीघाट और एक और गैरिसन है। 3 गैरिसन नए बने हैं वहाँ पर। अब देखिए सर, शेख हसीना का सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोगों ने उसको अभी वो ट्रीज़न-वीज़न पता नहीं क्या-क्या चार्जेज़ पे उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर उसको ये लोग अभी सज़ा देते हैं, तो बांग्लादेश जलेगा। अगर उसको सज़ा नहीं देते, तो बांग्लादेश जलेगा और जलाएँगे 2 सेपरेट लोग। ये कैसे होगा? अवामी लीग आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे एक नई फ़ोर्स बन के बाहर निकली है। उसने इतना मार खा ली है कि वो बोलता है ठीक है मार लो क्या होगा। और ये तभी हो सकता है कि बांग्लादेश में आर्मी में या उसकी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के अंदर कहीं न कहीं अवामी लीग को कुछ न कुछ सपोर्ट मिल रही है। बिना उसके बाहर नहीं निकल सकते। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट मिल रही है और उस सपोर्ट के तहत ये लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है सर, अगर आप इसको लेट्स से आप इसको टाँग देते हो, ठीक है? तो यही जो अवामी लीग वाले लोग हैं, ये आपको खा जाएँगे वहाँ पर। और अगर आप नहीं करते, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं जमात-ए-इस्लामी और ये लोग इतने लोग और जो दूसरी कॉमन पब्लिक है जो आपको अभी तक सपोर्ट कर रही थी यूनुस को, वो एक सवाल पूछेगी कि यार तो फिर ये किया क्यों तुमने? भई अगर शेख हसीना ने कुछ गलत ही नहीं किया था, तो तुमने किया क्यों? तो होता क्या है सर, आप एक ऐसी जगह पे फँसे हुए हैं जहाँ पर करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना सर डिले हो रहा है, ये डिले इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि इनको पता चल गया है कि यार दोनों तरफ खाई है। अब
ये जो अपना यूनिस है, यूनिस फ्रांस, बेल्जियम और कई जगहों से बात करके आया है कि भैया अगर मेरे को भागना पड़े, आप मेरे को लोगे कि नहीं? इसके 16-17 एडवाइज़र्स की मीटिंग हुई है यूएस एम्बेसडर के साथ पूछने के लिए कि साहब अगर कुछ हो जाए तो हम आपके पास आ सकते हैं कि नहीं? 16 एडवाइज़र्स। तो सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है और वहाँ पर क्या है सर, इस टाइम पे एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का पूरा बहाल है। हर कोई घुसा हुआ है वहाँ पर। हमको पता है वो जैक्सन मरा था, एक अमेरिका का। सर 17 और बंदे मरे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, बाप रे! ठीक है? अब वो किसने मारे, क्या मारे छोड़ दीजिए वो आम खाने पे हमको विश्वास होना चाहिए। 17 और बंदे मरे थे और इसकी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं, जहाँ मैं आप एक एक आधे दिन में मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ-कहाँ मरे थे। और उसमें ज़्यादातर अमेरिकन थे और पाकिस्तानी थे और कुछ टर्क्स थे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं सर इससे आपको ये पता चलता है बांग्लादेश के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन खड़ी हो रही है, जिसके पास हथियार भी हैं, ठीक है? चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें हो, चाहे वो बीजीबी हो, चाहे वो आर्मी का कोई सेगमेंट हो या फिर कोई पुराना शक्ति वाहिनी या कोई खड़ा हो गया हो। काफ़ी सारे वहाँ पर ऑर्गनाइज़ेशंस थी सर। एक टाइम पे शक्ति वाहिनी एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन थी जिसको मानते नहीं है लोग बट आप सपोर्ट करते थे। क्योंकि ये जब उल्फा और एनएससीएन का यहाँ पर खेल शुरू हुआ था, तो इनका वहाँ पर सारे वेपन्स और ये सब उधर से आते थे। तो आपने एक ऑर्गनाइज़ेशन को उस टाइम पे प्रॉप अप किया था जो इन गधों से लड़ता था। तो वो भी हैं। काफ़ी सारे फैक्शंस हैं उधर पे और अमेरिकन इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है। रशिया का क्यों इंटरेस्ट है वो एक वो बना रहा था क्या नाम है वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा था बिजली बनाने के लिए। उसको आग लगा दी आप किसी ने जाके एयरपोर्ट पे। 1-2 अब देखिए तो ये जब ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है ना सर तो फिर इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरह से और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काम कर रही हैं। अज्ञात वीर भी तो हो सकते हैं जो हाँ, बहुत बहुत पश्चिमी होता है। पाकिस्तान में। जी। देखिए सर ऐसा है, मैंने ये मैं तो खुले में बोलूँगा सर, पाकिस्तान में अगर आप देखें सर पिछले 5 दिन में 5 ब्लास्ट हो चुके हैं। कभी कराची में, कभी सिंध में, कभी हैदराबाद में, कभी लाहौर में, कभी इधर, कभी उधर। और मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताने वाला हूँ सर, पाकिस्तान जलने वाला है। एक तो इस्लामाबाद में ही फट गया। पाकिस्तान जलने वाला है सर। और ये चीज़ आती है आपके कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत सारा कुछ किया जाता है। देश कोई चुप नहीं बैठता ऐसे। तो अगर आप ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके द 8-10 लोगों को 12-15 लोगों को मारेंगे और उसका जवाब नहीं आएगा, ये थोड़ा सोचना मेरे हिसाब से सर उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी चीज़ें आगे जाएँगी सर, ये होगा और एंड मैं आपको ये गारंटी में दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होंगे, एवरी डे। क्योंकि देखिए सर सबसे बड़ी जो एक अगर चाणक्य नीति देखें, उसके अंदर क्या बोला गया है, अपने अम, दुश्मन से लड़ने से पहले उसको अंदर से इतना खोखला कर दो कि जब आपको उसको लड़ना पड़े तो कुछ करना नहीं पड़े ज़्यादा, ठीक है? तो बड़ा क्लियर है ये चीज़ एंड यही चीज़ बांग्लादेश के अंदर भी है। वहाँ पर रोज़ बम पटाखे बज रहे हैं, वहाँ पर रोज़ गोली चल रही है, वहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अगर ये देश सोचते हैं सर भारत चुप रहेगा, तो ये तो बहुत गलतफ़हमी है एंड देखिए एक चीज़ समझ में आनी चाहिए भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, इस रीजन के अंदर। तो उसके होते हैं सर हर देश के पास ऐसी चीज़ें अगर पाकिस्तान के पास ऐसे स्लीपर सेल हैं, तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए फिर। हमारे पास भी करतूतें करने की काफ़ी टैक्टिक्स होती हैं। एक टाइम ऐसा आया था सर पाकिस्तान में, मैं ये बता रहा हूँ आपको 90s लेट 90s 2000s की बात थी ये, कि पाकिस्तान रो दिया था सर ये चीज़ों के चक्कर में। मतलब इतने धमाके होते थे वहाँ पर। तो यही चीज़ करनी है, अब वो ये चीज़ हो रही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हम कर रहे हैं या कोई कर रहा है, बट ये चीज़ होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बॉटम लाइन क्या है सर? दोनों कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज़ करना है अभी, ठीक है? इनकी पॉलिटिकल सिस्टम को, इनकी मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज़ करना है हमको। बांग्लादेश में आपके सामने हो रहा है एंड पाकिस्तान में भी आपके सामने ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। तो आपको ये दिखेगा और होता हुआ। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भई पाकिस्तान में
धमाकों की लाइन लगेगी अभी। अगर ये सोचते हैं भारत पे हमला करके हम इनको छोड़ देंगे, तो इनका सोच बहुत गलत है। आदि जी, अगर हम पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें, तो आसिम मुनीर सब कुछ अपने हाथ में क्यों समेट लेना चाहते हैं? हालांकि उसका विरोध शुरू हो गया है। इमरान खान की पार्टी ने कहा कि पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध होगा। जो 27वां संशोधन करवाया है शहबाज शरीफ सरकार से, कुल मिलाकर के करीब 40 आर्टिकल्स में संशोधन हुए हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट के सिर पर एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम बैठा दिया गया है। उसका ही फैसला फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। इसके इसके अलावा अलावा परमाणु बम की, परमाणु एसेट्स की पूरी पावर आसिम मुनीर को दे दी गई है और तीनों सेनाओं के सिर पर तो इसको बैठा ही दिया गया है। इसका टाइम नजदीक आ रहा है, क्या हो रहा है और ये कैसे पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस्तीफा दे चुके। आज लाहौर का एक जज जो है हाई कोर्ट का, उसने भी रिजाइन कर दिया। और जी, तीनों वोकल रहे हैं, तीनों ने आरोप लगाए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को बिल्कुल पंगु बना देना चाहते हैं। देखिए सर मैंने किसी ने और मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने थोड़ा आइडियलिस्टिकली इसको जवाब दिया था कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है सर 1973 का। बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली अगर वो पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करे, इट्स अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा-सा सोशलिस्ट है, थोड़ा-सा प्रो पीपल है, अपने प्रोविंसेस को उन्होंने थोड़ी पावर्स दे रखी थी, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने भी छेड़ा है ना सर, वो बचा नहीं है। याद करते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया था, उसके बाद उसने उसको साइड रखा, वो गया। ज़िया उल हक जिसने उँगली करी, वो गया। नवाज़ शरीफ ने उँगली करने की कोशिश करी, ये तो अमीर-उल-मोमिनीन बनने के चक्कर में था, वो गया। बेनज़ीर भुट्टो ने उल्टे काम करने की कोशिश करी, वो गया। मुशर्रफ ने काम करने की कोशिश करी, वो गया। इमरान खान आया, उसने बोला भैया अमीरुल मोमिनीन, हो गया। अब ये एक और आया है। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ आपको समझनी है सर, इसने अपने आप को सबसे बड़ी चीज़ जो करी है, अपने आप को इम्यूनिटी दी है, कि जो भी चीज़ अगर कुछ गलत-वलत कुछ क्या मतलब सब कुछ ही गलत हो रहा है, बट जो भी चीज़ हो रही है उसका जो उसके ऊपर कोई ऐसा केस-वेस ना लगे, जो बिकॉज़ उसने देखा मुशर्रफ के साथ क्या हालत करी गई उसकी, ठीक है? तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दूसरा क्या है सर, पाकिस्तान इस टाइम पे अमेरिका के छत्रछाया में रह के अमेरिका को वो एक ही चीज़ बोल रहा है, सर देखो ऐसा है मेरी पॉलिटिक्स चलती नहीं है मेरे देश में। मेरे पॉलिटिशियंस वीक हैं और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको हमसे कुछ काम करना है सर मेरे को ये अपने आप लेना पड़ेगा। मेरे को वन मैन स्ट्रॉन्ग मैन बनाना पड़ेगा अपने आप को। और इसी को करने के चक्कर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमले-शमले ये लोग कर रहे थे, ये जो भारत के अंदर प्लान थे 6 दिसंबर के लिए, ये इसी के लिए था, ताकि अगर भारत फिर रिस्पॉन्ड करेगा और उसके बाद आसिम मुनीर को लेजिटिमेसी मिल जाएगी थोड़ी-सी और। अब भारत तो फिर भी रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा इस बारी। ए तो ये एक कंसिडरेशन पाकिस्तानियों में है नहीं, तो ये कर देते हैं, उसके बाद इनको समझ में नहीं आता कि आगे अभी करें क्या? तीसरा सर देखिए ये जो जुडिशरी है, इन लोगों ने जो बनाया है वो एक जुडिशियल कोर्ट बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलते हैं उसको। बोलते हैं भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं, वो यहाँ पर डिसाइड होगा। चक्कर क्या हो रहा था सर, अभी भी जभी भी आर्मी ने पावर ली है पाकिस्तान में, हमेशा से कोर्ट के कंधों पे चढ़ के ली है। इन्होंने एक लॉ बनाया था सर जिसका नाम था लॉ ऑफ नेसेसिटी, ठीक है जी? लॉ ऑफ नेसेसिटी के बीच में लॉ पता है क्या था सर? कि भई जब कोई ज़रूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इन्होंने एक लॉ बनाया था एक 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 यू नो अब इस चीज़ को थोड़ा-सा इनको अभी कंट्रोल करना है, क्योंकि इनको पता है इनकी पॉलिटिक्स बेवकूफ़ है, गधे हैं ये लोग। तो ये बेसिकली उनको साइड कर रहे हैं सर, खुद एकदम मेनस्ट्रीम में आ रहे हैं और अमेरिका की इस टाइम पे इनको आशीर्वाद है। और पूरी आर्मी एक ऑर्गनाइज़ेशन को पता है कि अभी अमेरिका का आशीर्वाद है, पाकिस्तान को अगर पूरी तरह से अपने आप को पकड़ में लेना है,
और फॉर्मली पकड़ में लेना है। आपने नाम लिया न्यूक्लियर हथियारों का, आपने नाम लिया दूसरी फोर्सेस के बारे में। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, एक एक चीज़ होगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा एक, जिसके अंदर प्रोविंसेस के लीडर्स रहेंगे वहाँ पर, जो बेसिकली आसिम मुनीर को रिपोर्ट करेंगे। तो मतलब इसका क्या है कि जैसे मरियम नवाज़ है, इसने अपने स्टेट में कुछ करा, आसिम मुनीर को नहीं पसंद आया, वो बंद हो जाएगा वहीं पर ही। तो बेसिकली क्या है सर, सिविलियन लीडरशिप का खात्मा है, पूरी तरह से खात्मा है इसके अंदर, कोई भी सिविलियन लीडरशिप इसके बाद नहीं टिकेगी। सबकी दुकानें बंद। बंद। तो ये पूरी तरह से एक आर्मी का टेकओवर है, जो चीज़ पहले दरवाज़ों के पीछे होती थी, अब वो चीज़ खुले में हो सकती है। तो आर्मी की तरफ से एक जो मैसेज आ रहा है कि साहब ऐसा है, हम ही हम हैं तो हम हैं, नहीं तो देश नहीं है। और वो चीज़ सही है एक्चुअली, क्योंकि अगर जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी टूटी, उस दिन देश गया। अब आपने बोला उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, इमरान खान की पार्टी ने बोला है। देखिए सर, इमरान खान की पार्टी का मैं आपको बताऊँ तो ट्रंप के साथ जब इसकी मीटिंग हुई थी, आसिम मुनीर की, ट्रंप ने इसको एक एक लाइन बोली थी कि जो इमरान खान वाला गुट है, उसने ट्रंप की जीत में काफ़ी उसका सपोर्ट करा था। ठीक है? और वो लाइन काफ़ी थी आसिम मुनीर के लिए कि सर बोलो कहाँ साइन करूँ, कहाँ, आप उसको बस बाहर मत निकालो, क्योंकि वो मेरे को खा जाएगा। तो ये जो भी चीज़ हो रही है सर, ये आसिम मुनीर के अपने सर्वाइवल के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के सर्वाइवल के लिए। प्रोटेस्ट देखिए, अब आसिम मेरे हिसाब से इमरान खान को थोड़ा-सा अमेरिका थोड़ा-सा लिफ्ट करेगा। तो हम आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया के अंदर इमरान खान के आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएँगे, ये हो जाएगा। क्योंकि सर अमेरिका कभी भी किसी एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। तो वो क्या करता है, एक बंदे को खड़ा करता है, लेकिन जो उसकी ऑपोज़िशन होती है ना, उसको भी थोड़ा-सा जूस देना शुरू कर देता है। तो ये भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी ऑपोज़िशन मेरे को दिखती है सर, 3 कोर कमांडर्स की तरफ से आ रही है। एक है भावलपुर कोर कमांडर, एक है कराची कोर कमांडर और तीसरा है क्वेटा का कोर कमांडर। ये 3 कोर कमांडर से रेजिस्टेंस है इस टाइम पे कि यार ये मत करो, ठीक है? जो हम कर रहे थे करने दो, वैसे भी ये बदल के क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियर वेपन्स वैसे भी प्राइम मिनिस्टर तो चला नहीं सकता, आप ही चलाते हो सारे, तो ये ना करो। वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें उठी हैं, ऑब्वियसली कोई फॉर्मली कोई कुछ बोलता नहीं है, बट पाकिस्तान में एक गड़बड़ है कि ये इनके जो गोल्फ क्लब्स हैं और इनके जो ऑफिसर्स मेस हैं, वहाँ पर जारी काफ़ी डिस्कशन होती है। और जो वहाँ पर डिस्कशन होती है, कभी-कभार कोई सुन लेता है, तो वो बाहर डाल देता है वो। और वहाँ से हमको पता चलता है कि ये 3 कोर कमांडर्स ने थोड़ा-सा रेजिस्टेंस दिखाया है कि यार ये मत करो, ये ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। अब होता क्या है सर, पाकिस्तानी आर्मी में डिसेंट रहता है। लोग एक-दूसरे को बोलते हैं, लेकिन जब अभी तक जो हमने देखा है पाकिस्तानी आर्मी जो चीफ होता है, वो एक डिसीजन ले लेता है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। वो आज तक हुआ नहीं है। 1-2 बारी हुआ था। नवाज़ शरीफ के टाइम पे आपका जनरल शाहिद अज़ीज़ को इन लोगों ने आर्मी चीफ बना दिया था जब मुशर्रफ बैठा हुआ था। मुशर्रफ को निकाले बिना दूसरा रिप्लेसमेंट इन्होंने बना दिया। फिर उसके बाद 99 का 12 अक्टूबर का जो कू हुआ था वहाँ पर। तो 1-2 बारी हुई है ऐसे इंसिडेंट्स, बट ज़्यादातर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कमांड में लोग रहते हैं। तो जो पंजाब वाला रीजन है, अगर आप लाहौर का कोर कमांडर को देखेंगे, इस्लामाबाद का कोर कमांडर को देखेंगे, नॉर्दर्न पंजाब वाले कोर कमांडर को देखेंगे, पेशावर वाले को देखेंगे, ये कंटिन्यूटी फैक्टर वाले हैं, कि साहब ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है क्योंकि आर्मी को कंटिन्यू करना है। तो साउथ वाले अभी इस टाइम पे थोड़ा-सा नाखुश हैं कि यार ये ना करो, ये पूरा हाथ से गेम निकल जाएगी, उसके बाद हमको समझ नहीं आएगा। आज अमेरिका हमारे साथ है, कल साला पलट गया तो क्या करेंगे फिर? तीसरा और आखिरी चीज़ सर, जो आर्मी के अंदर से इसको रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि देखिए ये होगा कोई 1984-85 बैच का करीब में होगा आसिम मुनीर। सो अगर ये लेट्स से रहता है 2027-32 तक एक्सटेंशन लेके, तो सर 1995-96 तक जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो जिन्होंने जॉइन करा था आर्मी को, उनका चीफ बनने का गेम खत्म हो गया वहीं पर ही। और एक आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा, पाकिस्तान ने ये इसने आसिम मुनीर में गड़बड़ क्या करी है, इसने बहुत लोगों से पंगे ले लिए। टीएलपी से पंगे ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए। टीएलपी इनका अपना था।
अब टीएलपी के बंदे मार के इन्होंने एक वहाँ पर टीएलपी वालों ने एक फ़ोर्स बना दी है जिसका नाम है टीएलपीएफ, तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान फ़ोर्स। अब उन्होंने हथियार उठा रखे हैं सर। अब वो देखिए सर, वो है मास, पंजाब का ना जो मास क्राउड है वो है। तो अगर वो मास क्राउड खड़ा हो गया इनके अगेंस्ट में तो बहुत पंगे हैं। अल-कायदा ने कल अनाउंस करा है कि उन्होंने एक एक अपना ऑफिस खोला है। ऑफिस मतलब जो भी एक जगह ऑफिस बोल रहे हैं वो, बट उन्होंने बोला है हमने एक बेस खोला है यहाँ पर, कहाँ पर? इस्लामाबाद रीजन के अंदर। तो ये जितने भी लोगों से ये पंगे ले रहा है सर, इसकी जो काउंटर है वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो आईएसआई और आर्मी है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान भिखमंगा हो चाहे जो मर्ज़ी हो, पाकिस्तान उनके हाथ में होना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान उनके हाथ से बाहर निकला, चाहे वो बहुत ही अमीर देश हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, उनके हाथ से बाहर है। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से बाहर निकल जाए, तो उनको कहीं न कहीं ऊपर-नीचे भी करना पड़ जाए कि नहीं जी, आसिम मुनीर को हटाओ, किसी और को लेके आओ, थोड़ा-सा सेटल करते हैं इस चीज़ को, वो बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो जैसे ज़िया-उल हक गया था सर, इसके भी मतलब दिन तो नंबर ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदि जी। और अभी भारत क्या करेगा? जो लाल किला के आसपास हुआ और जो लगातार धर-पकड़ और ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो पहला हुआ था वैसा तो कुछ नहीं होगा। क्या वो होगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए सर, मैं बोल रहा हूँ आपके जो रिस्पॉन्स रहेगा, डिप्लोमैटिक रहेगा, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रहेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन रहेगा और इकोनॉमिक वॉरफेयर रहेगी। आप इनके कॉस्ट बढ़ाएँगे सर पाकिस्तान के सबसे पहले। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। इनके पानी बंद होगा, काबुल रिवर में आप डाइवर्ट करेंगे। तो अभी सर्दियाँ हैं, अभी तो ख़ैर काफ़ी काम कर सकते हो आप वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें होंगी। जो अफ़गानिस्तान से इनका जो ट्रेड आता था, वो आपने पूरी तरह से बंद करवा दिया है सर। अफ़गानिस्तान का अब ट्रेड पाकिस्तान से नहीं जाता है और वो करीब से करीब 2 ढाई बिलियन डॉलर का ट्रेड था। तो पाकिस्तान से वो बहुत चीज़ें लेते थे। अपनी डेली डेली यूज़ की चीज़ें वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कौन-सी टूथब्रश, टूथपेस्ट की फैक्ट्रियाँ हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो वहाँ से लेते थे। अब उन्होंने वो पूरा बंद कर दिया है। वो ईरान से लेते हैं, अब भारत से लेते हैं। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक्स में आप करेंगे। उनको धीरे-धीरे करके आप स्क्वीज़ करोगे, उनके ऊपर अभी रिपोर्ट्स बनेंगी, ये सब होगा। प्लस देखिए मिलिट्री में जहाँ तक आप एक अग्रेसिव पोस्चर बना के रखोगे, उसको खर्चा करना पड़ता है अपनी मिलिट्री को रखने के लिए। हमारे पास तो पैसे हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक इकोनॉमिक ड्रेन रहेगा उसको और वो करते रहोगे आप। अगर ऑपरेशन होता भी है, उसके बाद भी करोगे आप इसको। जैसे अभी कर रहे थे हम लोग। दिल्ली ब्लास्ट से पहले देखें भैया नो टाइम पे नो टाइम चल रहा था एकदम। बिल्कुल। सो इकोनॉमिक कर लिया हमने, अब चलते हैं मिलिट्री पे। मिलिट्री का जो भी ऑपरेशन हम करेंगे सर इस बारी, ये जो अभी तक क्यों नहीं कुछ कोई बोल रहा पाकिस्तान को डायरेक्टली क्यों नहीं कुछ कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बांग्लादेश के लिंक्स निकले हैं, पाकिस्तान के लिंक्स निकले हैं, तुर्की के लिंक्स निकले हैं, हाँ, कतर के टर्की। लिंक्स निकले हैं। हुँ। तो आपने तभी पाकिस्तान को सेपरेट सेपरेट आउट नहीं करा। आपने बोला भैया जो भी स्पॉन्सर और जो भी इनके बंदे हैं, उनको सबको हम सीधा करेंगे। ठीक है? तो अब वो चीज़ कभी बांग्लादेश में भी खींच सकते हो आप, वो चीज़ इस तरफ भी खींच सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस के हिसाब से तो एक तो पोस्चर आप बहुत हाई करके रखोगे अपना। दूसरा इनके देखिए सर रिसेंटली अगर बोलें तो आर्मी चीफ ने क्या बोला, जब तक आप ज़मीन नहीं जीतते तब तक आप अब अगर उसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में डालें तो लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई घुसेगा। सही। वो चाहे पीओजेके में हो कि नीचे सिंध में हो, कहीं भी हो सकता है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के हिसाब से मैंने आपको बताया पाकिस्तान में बहुत चीज़ें होंगी सर, जो समझ में नहीं आएँगी ये हो कैसे रही हैं। बंदे मरेंगे, गाड़ियाँ फटेंगी, ये सब चीज़ें होगा। और देखिए सर पाकिस्तानियों को खरीदना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप और हम यहाँ पर खड़े होके बोलें पाकिस्तानियों इधर आओ ₹50,000 दूँगा, एक बम फोड़ के आ जाओ, करेंगे वो। सर वो अपनी माँ बेच देंगे साले उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर गुर्बत बढ़ेगी और ये सब होगा वो करेंगे आप। और डिप्लोमेसी के हिसाब से सर अभी आप जिस तरह का आपने पोज़ीशन लिया है, पिछली बारी अमेरिका और ये लोग आके नहीं, नहीं, नहीं मत करो, मत करो, मत करो पाकिस्तान ये वो दिस दैट। इस बारी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके अंदर आप एक एयर टाइट केस बनाने की कोशिश कर रहे हो।
और वो दिख रहा है कि आपने जिस तरह से पूरा क्रैकडाउन जो करा है, एंड कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले सर अंदर का फ्रंट आप साफ करोगे, जो एक इमीडिएट थ्रेट है उसको आप खत्म करोगे। अब वो श्रीनगर में कुछ हुआ ना सर, कुछ तो हुआ वहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, बट मैं समहाउ मेरे को वो जमता नहीं है ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हुँ, ऐसे कैसे होता है। अ, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी कहानी है, बॉम्ब ब्लास्ट की और ये सब जो पूरी कहानी है, पाकिस्तान में इसके लिए एक एक जो इनको नीड है ये कराने की। अगर मैं कुछ अलग तरह से बोलूँ, नीड मतलब इनको ज़रूरत है ये ऐसे काम कराने की, बिना बिना उसके ये खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक भारत से खतरा रहेगा तो जितने भी अंदर वाले लोग हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, तुम भारत से लड़ लो, फिर बाकी बाद में देखेंगे। है कि नहीं सर? तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल। एक खतरा जो रहता है ना, वो थोड़ा टला रहता है, और जहाँ पर ये भारत का गेम हटता है, तो ये फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रेशर उसको भी चाहिए कि भारत से हमारे ऊपर रहे, क्योंकि उसको अभी तक दिखता है कि उसका कोई पर्सनल लॉस नहीं होता। पाकिस्तानी मर रहे हैं इधर-उधर, वो तो सर रोज़ ही मरते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी, जी। तो हमको कभी भी ये लॉजिकली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर की तरफ से कभी भी कोई लॉजिक अप्लाई नहीं किया जाएगा इसके अंदर। अगर 25-50 पाकिस्तानी रोज़ मरते हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कोई। तो अभी जो कॉस्ट जाएगा सर, वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जाएगा, पंजाब के ऊपर जाएगा, जो एक अलग ऑपरेशन रहेगा फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।